Hello friends, welcome back to your UPSC. In the last lecture we studied about American Revolution. For today we are going to look into American Civil War. So let's get started. So, American Civil War. See, American Civil War took place between 1861 जब ब्रिटेन ने इंग्लैंड ने सरेंडर कर दिया था, बट फॉर्मली अगर अपन देखें तो 1783 में अपना ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में 1789 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट होता है, बट इस कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करने में भी अपने काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से एंड में जाके जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बढ़ते 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 लास्ट में अमेरिकन सिविल वॉर का फॉर्म ले लेते हैं। सो ये जो अमेरिकन सिविल वॉर था ये एक बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। ओके, इसमें जैसे अपन ने देखा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जैसे सेगमेंट्स में फाइट हुई थी, इट वाज नॉट अ होल जो पूरा पीरियड था उसमें पूरे टाइम फाइट नहीं हुई, बल्कि स्मॉल 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 सेगमेंट्स में फाइट हुई थी। उसी तरीके से ये अमेरिकन सिविल वॉर है, उसमें भी अराउंड 3000 बैटल्स वर फॉट। ओके, ये कंटिन्यूस बैटल नहीं फॉट हुआ था जो अमेरिकन सिविल वॉर में, अराउंड 3000 बैटल्स वर फॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, और ये जो अमेरिकन सिविल वॉर है उसकी उस टाइम जो बिगेस्ट चैलेंज था अमेरिका के पास वाज द इंटीग्रेशन ऑफ अमेरिका। सो व्हाट वी लुक एट टुडे इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट 1861 के टाइम जो बिगेस्ट चैलेंज फेस कर रहा था अमेरिका वाज द यूनिफिकेशन ऑफ दीज स्टेट्स। ओके, तो इस पूरे जो सिविल वॉर है उसको समझने के लिए कि वाई द सिविल वॉर एक्चुअली हैपेंड, उसके लिए अपने को बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा। सी, अपन जानते हैं 1776 में वॉर ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो एंड हो गया था, एंड 1783 में फॉर्मली सारी फाइट्स वगैरह सब ख़त्म हो गई थी। ओके, उसके बाद जो 13 स्टेट्स थे, अपने पास 13 स्टेट्स थे, राइट, जिन्होंने यूनियन बना के दीज 13 स्टेट्स दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटेन। ओके, दे फॉट अगेंस्ट यूरोपियन कंट्रीज फॉर देयर इंडिपेंडेंस। ओके, ओके, नाउ जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद दीज पीपल दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे उसमें जितने भी स्टेट्स थे, जो 13 स्टेट्स थे, इन्होंने अपने अपने प्रपोजल्स रखे, इन्होंने अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसके बाद में इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उसको जो अपने ड्राफ्ट्स थे, इन 13 स्टेट्स ने अपने जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रपोज कर दिए। ओके, तो जो स्टेट्स थे उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिखे थे दे रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल लॉ। ओके, ओके, ये जितने भी स्टेट्स थे इन्होंने बिल ऑफ राइट्स लिखे थे। जो बिल ऑफ राइट्स दिए थे दे रिक्वायर्ड एनुअल इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटर। ओके, उसके बाद स्टेट्स ने डेलिबरेटली वीक एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ब्रांचेस को क्रिएट किया, और जो सेंट्रल पावर था, सेंटर जो था उसे वीक रखा। ओके, जो सेंटर को जो पावर थी वो कम दी गई। ओके, तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, ये जो 13 स्टेट्स थे इनसे कहा गया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार करके दें, अपने आइडियाज़ दें। तो इन्होंने इन 13 स्टेट्स ने अपने अपने ड्राफ्ट जो जो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस थी उनको प्रेजेंट कर दिए, और इन जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये जो ड्राफ्ट था, इनमें क्या था, फंडामेंटल लॉज लिखे गए थे,
उसके बाद बिल ऑफ राइट लिखे गए थे, उसके बाद डेलिबरेटली इन्होंने जो सेंटर है, सेंट्रल पावर को वीक कर दिया था. ओके, सो सेंटर वॉज वीकर देन द स्टेट्स. ओके, तो स्टेट्स एक्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते थे. ओके, तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते थे और सेंटर को वीक. ओके, तो ये इनका मेन एजेंडा था. नाउ ये सब हो क्यों रहा था? सी, दिस वाज बेसिकली बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स. टू हाफ्स. ओके, टू हाफ्स में डिवाइडेड था ये बहुत सारे क्राइटेरियाज को लेके. तो बेसिकली वी हैड नॉर्दर्न स्टेट्स एंड वी हैड सदर्न स्टेट. तो ये जो 13 कॉलोनीज थी ये नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स में डिवाइडेड थी. तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न स्टेट्स, ये काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे. ओके, देवर रिसोर्स रिच रीजन. ओके, इनके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे. दैट इज़ वाई जो ये नेचुरल रिसोर्सेज इन्हें मिले थे उनको इस्तेमाल करके दे इंडस्ट्रियलाइज देमसेल्फ एज कम्पेयर टू द सदर्न स्टेट्स. इनके पास रिसोर्स, दे वर रिसोर्स लेस रीजन. ओके, इनके पास रिसोर्सेज कम थे. दैट इज़ वाई देयर इकोनॉमी वॉज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है, तो ये क्या थे? इंडस्ट्रियलाइज रीजन, और ये थे एग्रीकल्चर डोमिनेंट सोसाइटी. तो बिकॉज दे वर इंडस्ट्रियलाइज्ड, इनको अपनी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या चाहिए था? चीप लेबर. ओके, चीप लेबर चाहिए थे. तो दे डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. तो स्लेवरी इनके अकॉर्डिंग बंद हो जानी चाहिए. यहाँ पे अगर अपन देखें जो अपनी एग्रीकल्चरल स्टेट्स थे, जो सदर्न स्टेट्स थे, उनको चाहिए थे लेबर जो कि स्लेव्स के तौर पे काम करें. ओके, तो दे वांटेड दैट स्लेवरी शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, स्लेवरी शुड कंटिन्यू. ओके, उसके अलावा ये तो एक रीज़न हो गया. नेक्स्ट इज जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे, दे एक्चुअली वांटेड अ प्रोटेक्ट है, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो सेंटर में रहे. बट जो सदर्न स्टेट्स थे वो चाहते थे कि यहाँ पे ओपन मार्केट हो, ना कि प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी, जिससे वो अपने रॉ मटेरियल को यूरोप में इंपोर्ट कर सके और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो यूरोप से ले सकें. तो प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी में क्या होगा? जो सेंटर है वो ही जो फिनिश्ड गुड्स है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को का जो काम है वो सेंटर करेगा. बट जो सदर्न स्टेट्स थे वो प्रॉफिट अपने पास रखना चाहते थे. ओके, बिकॉज एग्रीकल्चर वॉज देयर ओनली सोर्स. दे वर नॉट एज रिच एज द नदर्न स्टेट. जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे उनकी तरह वो रिच नहीं थे. तो दे वांटेड कि जो बेनिफिट हो वो उन्हें डायरेक्टली मिले. तो दे वांटेड अ डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड देयर कंट्री. ओके, तो इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल हो वो बाहर भेज सके और फिनिश्ड गुड वो एक्सपोर्ट कर सकें, इंपोर्ट कर सकें. तो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ये कॉम्प्रोमाइज़ लास्ट में वर्क नहीं करता. दैट इज़ वाई लास्ट में आते आते इट रिजल्ट्स इनटू अमेरिकन सिविल वॉर. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में, इट लीड्स टू अमेरिकन सिविल वॉर. ओके, तो अपन ने देख लिया कि म्यूचुअल राइवलरीज क्यों थी इन 13 कॉलोनीज के बीच में. तो पहला था देयर रीजनल इंटरेस्ट, देन वॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल. सदर्न स्टेट्स थे और जो सदर्न स्टेट्स थे इनके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे. सबसे पहले
नॉर्दर्न स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट्स थे उनके पास राइट टू सेसीड नहीं था. ओके, वो इस यूनियन में आ गए थे एंड दे डिड नॉट हैड राइट टू सेसीड. ओके, दे डिड नॉट हैड राइट टू सेसीड. वेयर एज सदर्न स्टेट्स बोलते थे कि ये यूनियन इन स्टेट्स ने मिलके बनाया है एंड दे कैन लीव द यूनियन और ज्वाइन वॉलंटरीली एज दे वांट. ओके, तो जैसा चाहे जो ये स्टेट्स हैं वो जैसा चाहें जब चाहें इन स्टेट्स को छोड़ सकते हैं और या फिर इन स्टेट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी इस यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं स्टेट्स. ये वॉलंटरी है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट इज नॉर्दर्न स्टेट्स. दे ऑब्वियसली वांटेड फ्री स्टेट्स जो कि जिसमें स्लेवरी बिल्कुल अबॉलिश हो जाए. whereas जो southern states थे their economy dependent on slaves, so they wanted slavery to be legal and not abolished, so they wanted slave states. okay, ये तो थे दो कॉन्फ्लिक्ट जो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में थे. इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस थे. फर्स्ट था अपने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स. तो नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट के बीच में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी वो अपन ने पढ़ ली. तो क्या था, जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स थे, उनके पास रेल रोड नेटवर्क था और काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमी थी वो कहाँ थी, नॉर्दर्न स्टेट्स में. वेयर एज अगर अपन ये एक अगर वैसे देखा जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स कहते थे कि ये एक मॉरल क्वेश्चन है, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी फ्री. तो दे वांटेड चीप लेबर्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज, दैट इज़ वाई दे वांटेड कि स्लेवरी यहाँ पे अबॉलिश हो जाए. तो ये कॉन्फ्लिक्ट था नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में. नेक्स्ट वॉज इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन. सी अमेरिकन सिविल वॉर जो था वो वॉज में इसमें एक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था वो था इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन. तो अब्राहम लिंकन का जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था वो था अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. ओके, तो स्लेव अबॉलिशन जो था 1860 के इलेक्शन में वो उनका प्रिंसिपल की पॉइंट था. ओके, एंड obviously we know that southern states they did not supported this thought. okay, they wanted that slavery should be legal and slavery should not be abolished. but अब्राहम लिंकन क्या होते हैं, ये अपने पूरे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस प्रोपेगेंडा को काफ़ी प्रोपेगेट करते हैं. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, सदर्न स्टेट्स से इनको एक भी वोट नहीं जाता. बट इवन विदाउट दिस वोट अब्राहम लिंकन ये पॉलिटिकल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीत जाते हैं. इसकी वजह से जो सदर्न स्टेट्स हैं वो इस यूनियन को छोड़ के चले जाते हैं एंड बाद में ये सदर्न स्टेट नॉर्दर्न स्टेट्स पे अटैक करते हैं एंड कॉन्फेडरेशन बाय द सदर्न स्टेट्स. ओके, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जो अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चुन लिए जाते हैं देन सदर्न स्टेट्स दे एक्चुअली लीव द यूनियन ऑफ अमेरिका. ओके, तो ये जो यूनियन है नॉर्थ अमेरिका का उसे छोड़ देते हैं एंड दे एक्चुअली फॉर्म अ कॉन्फेडरेशन. तो जो साउथ में अपने स्टेट्स थे दे वर 7 स्टेट्स और ये एक कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्म करते हैं. एंड दीज कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कुछ टाइम बाद ये अटैक करेंगे नॉर्थ अमेरिका पे और इन अटैक्स की वजह से व्हाट हैपन्स इज अमेरिकन सिविल वॉर ये स्टार्ट हो जाता है. ओके, नाउ अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर नहीं जाते हुए नाउ वी विल लुक एट द सिग्निफिकेंसेस ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर.
Okay, so see, the first significance is strong system of America. अब जो अपना मेन इशू था अमेरिकन सिविल वॉर में वॉज द इंटीग्रेशन ऑफ दीज स्टेट्स इनटू अ यूनियन. ओके, तो अब जो अमेरिका है उसमें काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए. ओके, काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए. इसकी वजह से क्या है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स है और जो सदर्न स्टेट्स है, दे यूनाइटेड टुगेदर और एक नेशनल यूनिटी बनती है जिसमें दे हैड नो राइट टू ससीड. ओके, टू 1869 में. इसमें क्या है, 14th और 15th अमेंडमेंट पास होते हैं जिन्हें अपन ब्लैक कोड बोलते हैं. और उसके बाद जो अमेरिकन यूनियन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता है. द स्टेट्स दे डिड नॉट हैव एनी राइट टू secede द यूनियन. ओके, और उसके बाद में अपनी जो रिपब्लिकन पार्टी है वो राइज होती है. ओके, तो जो रिपब्लिक पार्टी है वो राइज होती है और आप देखेंगे रिपब्लिकन पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि टिल 1912 नो प्रेसिडेंट गॉट इलेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेट्स. ओके, सारे के सारे जितने भी प्रेसिडेंट्स आपको 1912 तक मिलेंगे वो सारे के सारे प्रेसिडेंट्स देवर फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी. जैसा कि आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया काफ़ी टाइम तक जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो स्ट्रॉन्ग रही थी. इसी तरीके से आफ्टर अमेरिकन सिविल वॉर जो रिपब्लिकन पार्टी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है दैट टिल 1912 नो प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी. ओके, नेक्स्ट है इम्पैक्ट. सी, कोई भी वॉर होगा तो उसमें चाहे से कोई भी जीते, द इकोनॉमी एंड द लाइव्स फ्रॉम बोथ द पार्टीज, वेदर द विनिंग पार्टी और द लूजिंग पार्टी, उनकी इकोनॉमी खराब होगी. नेक्स्ट, काफ़ी जाने जाएंगी. ओके, सो देयर वॉज अ ह्यूज इकोनॉमिक एज वेल एज ह्यूमन लॉस ड्यूरिंग दिस अमेरिकन सिविल वॉर. नेक्स्ट इज कोऑपरेशन इनहेंस्ड. सी, अब नॉर्दर्न एंड सदर्न जो कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद में लास्ट में फाइनली दीज नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट्स दे गॉट यूनाइटेड और दे एक्चुअली इंक्रीज देयर कोऑपरेशन, देयर म्यूचुअल कोऑपरेशन इंक्रीज. और आप देखेंगे 1913 में जो अपने वुड्रो विल्सन है ये साउथ सदर्न स्टेट्स से अपने प्रेसिडेंट चुन के आते हैं. ओके, नेक्स्ट आएंगे अपने फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. नाउ सी, अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम तक अगर अपन देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट सो रैपिड. ओके, तो जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है जिसमें आयरन, कोल इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, साइंस एंड टेक है, ये डेवलप होता है. बिकॉज आप देखेंगे अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम काफ़ी मशीन्स, काफ़ी टूल्स यूज़ किए गए थे. तो इसकी वजह से अमेरिकन सिविल वॉर की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वो काफ़ी एडवांस हो गई थी. ओके, तो जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है वो इसी टाइम आया था एंड द इंडस्ट्रीज़ और जो अमेरिकन सोसाइटी है इट मूव टूवर्ड्स कैपिटलिज्म. ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने सोशल चेंजेस. सोशल चेंजेस में सबसे पहला आएगा अपना स्लेवरी. तो द स्लेवरी इशू, स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड एट लास्ट. ओके, और इन स्लेव्स को ऑन पेपर, सी इट वॉज ओनली ऑन पेपर कि इनको राइट टू वोट मिला था. ओके, सो among these slaves only few of them they got real right to vote, but the right to vote was given to these slaves. And then women rights were also promoted. Now this society, it was moving towards modernization and materialism. Okay, and lastly it was the first ever war. See, the American Civil War was first ever war जिसमें आपको मॉडर्न स्ट्रेटजीज जैसे कि स्पाइज
और मशीन गन्स और आर्टिलरीज और आर्मर्ड शिप्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो काफ़ी मॉडर्न स्ट्रैटेजीज यूज़ हुई थी अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम, एंड इट वाज द फर्स्ट वॉर टू यूज़ सच मॉडर्न स्ट्रैटेजीज। इन्हीं मॉडर्न स्ट्रैटेजीज की वजह से आप देखेंगे जैसे मशीन गन, आर्टिलरी, शिप्स वगैरह, ये काफ़ी यूज़ में आए थे, ये काफ़ी डेवलप हुए थे। तो इसी की वजह से आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का बर्थ हुआ था इसी टाइम, एंड दिस इनडायरेक्टली बेनिफिटेड अमेरिका फॉर फ्यूचर। ओके, जो अमेरिकन सिविलाइजेशन इन स्टार्ट हो जाता है उसकी वजह से अमेरिका को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अमेरिका विल राइज अप एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये था अपना अमेरिकन सिविल वॉर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.